ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज हम मिले हैं ना अकाउंट्स के लिए ना एलआर के लिए। वी आर हियर फॉर अ टॉपिक ऑफ मैथ्स। दिस टॉपिक इज इन मैथ्स बट बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंस डिसीजंस। आगे जाके जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं सीए इंटर में, सीए फाइनल में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हमें अपने फंड्स को मैनेज करना है। फंड्स मैनेज कैसे करना है? तो सेविंग्स होती है हमारे पास, हम उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बोरिंग्स या लोन लेने के लिए जाते हैं। और उन दोनों ही केसेस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट। उन दोनों ही केसेस में पहला फैक्टर होता है हमारे पास हमारी इंटरेस्ट। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना, हम बोरिंग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट देना कितना, लगेगा कितना। फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है। सपोज यू हैव सम मनी इन योर हैंड्स, कैश, लिक्विड फॉर्म, और आपको लगता है कि यार ये तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, मुझे इसे बैंक में नहीं रखने का। आपने वो 1 लाख रुपये अपने घर में अलमारी में ताला लगा के रख दिए या दीवार में अंदर छुपा दिए, ब्लैक मनी जैसे छुपाते हैं। अब वो 1 लाख रुपया घर में छुपा के रखा है, 1 साल बाद उस 1 लाख रुपए को बाहर निकालते हो, कितना मनी हाथ में आएगा? कितना निकलेगा अंदर से? 1 लाख निकलेगा तो 1 लाख ही दिखेगा, तो 1 लाख ही नहीं, 1 लाख होगा फिजिकल करेंसी की फॉर्म में तो वो 1 लाख ही होगा। लेकिन जब आप उस 1 लाख रुपए को लेके मार्केट में जाओगे तो उससे जो परचेज करने की पावर है वो पावर कम हो जाएगी। पता है ना ये बात? याद है गांधी जी 100 रुपीज के नोट पे, वो 100 रुपीज का गांधी जी का नोट लेके आज से 5 साल 6 साल पहले पेट्रोल पंप पे जाते थे तो उस 100 रुपी के नोट की ताकत कितनी थी? 2 लीटर पेट्रोल बाइक में आता था। उस 100 रुपी के नोट की इतनी ताकत थी कि वो 2 लीटर पेट्रोल बाइक में डालता था। आज वही गांधी जी है, वही 100 रुपए का नोट है, वही 100 रुपए का नोट लेके आप पेट्रोल पंप पे जाते हो। अब उसी 100 रुपी के नोट की गांधी जी की ताकत 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की रह गई है। करेंसी वही है लेकिन करेंसी की परचेज करने की पावर कम हो गई है। और ये जो परचेज करने की पावर नोन एज परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी में फॉल आता है, इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो इंक्रीज इन प्राइजेस, इन्फ्लेशन, इसकी वजह से जो परचेजिंग पावर कम होती है, जो जनरली हम कंसीडर नहीं कर पाते। जैसे आज मैं आपको बोलता हूं कि चलिए एक बिजनेस शुरू करते हैं यार, या एक इन्वेस्टमेंट दे दो। आज आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करोगे, आज से 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होने लगेगा। हम बड़े खुश हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा 5 साल बाद। भैया 1 लाख आज की डेट में तो 1 लाख बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 ईयर के बाद हाथ में आएगा ना। तो 5 ईयर के बाद उस 1 लाख की जो परचेजिंग पावर है, क्या वो 1 लाख रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। तो जब एक्चुअली दैट 1 लाख विल कम इन आवर हैंड, द परचेजिंग पावर ऑफ दैट 1 लाख मे बी 60,000 और 50,000 या 70,000। लेकिन आप उसे क्या सोच के चल रहे हो? 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअली जब हाथ में आएगा तो पता चलेगा इट इज इक्वल टू 70,000 रुपीज ओनली। तो हमने क्या चीज अवॉइड की? हमने वो परचेजिंग पावर की कैलकुलेशन अवॉइड की। एंड दैट is the concept of this chapter, time value of money। यहां हम बात कर रहे हैं मनी की टाइम वैल्यू की। टाइम वैल्यू मतलब टाइम इलैप्सेशन के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता है मनी की वैल्यू कम होती है। मनी की वैल्यू का मतलब मनी की परचेजिंग पावर कम होती है। और हम यदि फ्यूचर रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने जा रहे हैं तो हम फ्यूचर में आने वाले किसी भी कैश ट्रांजैक्शन को, इधर वो इनफ्लो है या आउटफ्लो, पैसा आने वाला है या जाने वाला है, उसे आप मॉनेटरी टर्म में करंट करेंसी की वैल्यूएशन के बेसिस पे कैलकुलेट या इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत बड़ा फैक्टर अवॉइड कर दिया, दैट इज टाइम वैल्यू, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी।
तो हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम फाइनेंस डिसीजंस लेने वाले हैं आगे जाके, और फाइनेंस डिसीजंस में हमारी सारी की सारी प्लानिंग फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग होती है, और फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग में आपको परचेजिंग पावर या टाइम वैल्यू ऑफ करेंसी कंसीडर करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके डिसीजंस कभी भी करेक्ट नहीं होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर कम होगी ही होगी। That's why this chapter is that much important, and that's why this chapter is important and I am taking this one, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है ये। बेसिकली मैथमेटिक्स कम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं। टाइम वैल्यू का मेन कनेक्शन किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, टाइम ऑफ द करेंसी जो हमें मिलने वाला है, कितने टाइम में करेंसी हमारे हाथ में आने वाला है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो यहां हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, और वो बात आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक, एक मिनट, आपकी स्टडी से ही लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, और इसके बारे में सबको बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत आसान सा टॉपिक है। हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, उनके फॉर्मूलाज तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके साथ उनकी शॉर्ट कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कैसे होगी वो हमें समझना है। तो अपने अपने कैलकुलेटर डेफिनेटली आपको अपने साथ रखने हैं, ताकि साथ ही आप उनको कैलकुलेट कर पाए, उसका तरीका समझ पाए कि कैलकुलेटर किस तरह से हमें यूज करना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट इज चार्जेबल और इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी बेसिक अमाउंट पे जब इंटरेस्ट की, ऑलवेज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बेसिक अमाउंट पे होती है, ओरिजिनल अमाउंट पे होती है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे होती है, या बोरोड अमाउंट पे होती है, दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। लाइक मैंने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से, तो आई विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 10,000 एवरी ईयर। हर साल मुझे 10,000 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम नॉर्मली एक लैंग्वेज यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, एंड इट इज नॉट बेसिकली इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके करंट बैलेंस पे मिलता है, करंट बैलेंस पे मिलता है, नॉट द इन्वेस्टेड अमाउंट। आपने 10,000 रुपी इन्वेस्ट किया, ऑन दैट फर्स्ट ईयर यू विल गेट 1,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। योर इन्वेस्टेड अमाउंट विल इंक्रीजेस टू 11,000। यदि आपने वो 1,000 का इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया? 11,000। नेक्स्ट ईयर यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन 11,000, नॉट ऑन दैट 10। ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का हमारा डिस्कशन सिंपल इंटरेस्ट पे है। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आपको बात समझ में आएगी, सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है। तो फैक्टर्स हमारे पास 4 हैं यहां पे जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज ए, फर्स्ट पी ले लेते हैं। पी इज प्रिंसिपल, आई interest, that is equal to principal into I into T, where I is interest rate per annum, annual interest rate, where T is time in years, time in years, मंथ में नहीं लेना है। A is maturity value, that is P plus I. ये तो बात हो गई फॉर्मूलास की। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? P इंटू I इंटू T।
प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करो, जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैच्योरिटी वैल्यू या कंपाउंडेड वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू, जिसे भी आप बोलते हैं, फाइनल वैल्यू, वो आएगा आपका प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गई बात फॉर्मूलाज की। बात जहां कैलकुलेशन की है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन में कैलकुलेटर ज्यादा कुछ बड़ा रोल प्ले करने वाला नहीं है। सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट उठाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है और टाइम से मल्टीप्लाई करना है। दो मेन चीज आपको यहाँ स्पेशली ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। और वो दो चीज क्या है? वो है एक तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे दैट मस्ट बी पर एनम, और सेकेंड जो टाइम आप यूज करेंगे दैट मस्ट बी इन ईयर्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। जहां तक टाइम इन ईयर्स की बात होती है तो ये बचपन में पढ़ा हुआ है आपके पास कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। इफ आई विल से माय इन्वेस्टेड अमाउंट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 1 year 6 month, दैट मीन्स 1.5 years, 1 year 8 month, 1 year 8 month को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 1 year plus 8/12 years। मंथ वाले पार्ट को ईयर में कन्वर्ट करके दैट यू कैन राइट लाइक दिस 20/12 years। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि हमें टाइम ईयर में लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 year at 12% per annum। नथिंग टू राइट, जस्ट पिक योर कैलकुलेटर। 3500 रुपए 3500 पे 3 साल का 12% की रेट से 12% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3500 मल्टीप्लाई बाय 12%, 3500 मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑफ 1 year, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ 3 year, 1260 रुपीज, ऑप्शन बी। और यहीं आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालने का है तो प्लस 3500 आप कर देंगे तो मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, टाइम इज 4.5 year, इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। 5000 रुपीज प्रिंसिपल टाइप करो, उस पे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो और फिर उस पे टाइम यानी 4.5 का मल्टीप्लाई करो। 3375, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। कुछ भी नहीं लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना है। प्रिंसिपल इज 5000, टाइम इज 1, इंटरेस्ट इज 300 रुपीज, यू नीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कैसे आता है, P इंटू आई इंटू टी। आई मालूम है, P मालूम है, T मालूम है, स्मॉल आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। आई विल बी इक्वल टू I अपॉन P इंटू टी। अब जब ये कन्वर्ट कर दिया, पहले कन्वर्ट कर लेना है, वैल्यू नहीं रखने का मेरे को, पहले कन्वर्ट करने का है। कन्वर्ट कर लिया, अब कैलकुलेटर चलाओ। I कितना था 300 डिवाइडेड बाय P 5000 डिवाइडेड बाय T 1.06 और 6%। 0.06 का मतलब 6%। अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करने को नहीं जाने कि P को T से मल्टीप्लाई करूंगा फिर लिखूंगा फिर I को उस लिखी हुई अमाउंट से डिवाइड करूंगा, नहीं। और यदि आपको ऐसा करना भी है तो भी मैं आगे आएंगे शॉर्टकट बताऊंगा। यहां पे डायरेक्टली क्या करना है, I
डिवाइडेड बाय पी, जो भी रिजल्ट कैलकुलेटर पे आ रहा है डिवाइडेड बाय टी, उसको वापस चेंज नहीं करना है। तो ये कैलकुलेटर साथ में चलाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आई डिवाइडेड बाय पी और फिर डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि दोनों डिवाइड में है ना, तो दोनों डिवाइड में चलने देने का है। ठीक है। नंबर 4, इफ P is 4500, A 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी, अरे भाई A में से P निकालोगे तो I आएगा, A होता है P प्लस I, तो A होता है P प्लस I, तो I होगा A माइनस P। आंसर यहीं से आता है सीधा सीधा 2700। कोई डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल इज 12,000, मेच्योरिटी इज 16,500, तो निकाल दो पहले से सीधा सीधा डिफरेंस। आई हो गया 4,500, इंटरेस्ट 4,500। कोई डाउट? टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करना है। अभी ऊपर देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? आई डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। अब कैलकुलेटर चलाइए, आई 4,500 डिवाइडेड बाय पी 12,000 डिवाइडेड अगेन बाय 2.5, रिजल्ट इज 0.15, दैट इज 15%। कैलकुलेटर चलाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं अपन को। क्या हो गया भाई? तो मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूं, कैलकुलेटर उठा ही नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। मैंने जो लिखा वो चलाना है, जैसा लिखा है वैसा कैलकुलेटर प्रेस करना है। आई 4,500 डिवाइडेड, क्या है डिवाइडेड बाय? डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में क्या लिखा है? तो पी कितना है? तो डिवाइडेड बाय 12,000। हाँ फिर क्या है फॉर्मूले में? डिवाइडेड बाय टी, तो डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड ही दबाओगे ना, नहीं करना है नया। डिवाइडेड बाय टी कितना है? तो करो 2.5, क्या आया? नहीं समझना नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेटर चलाने का तरीका आपको नहीं आता है ना, तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा सीख लो। कैलकुलेटर में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपको कैलकुलेटर की ट्रिक्स ही सिखाने वाला हूं, जो आपके हेल्प करेगी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इजी करने में। यदि इसके फॉर्मूले और उसकी वैल्यू लिख के और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालने गए ना, तो इसके क्वेश्चंस करने में आपको एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 मिनट लग जाएंगे। और हमारे पास मैथ्स में 40 मार्क्स की, मैथ्स में 12 मार्क्स मिनिमम साइड पे इसके आते हैं, तो वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन को मुझे 12 मिनट में खत्म करने का है। 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो जब मैंने बोला था आपने सुना नहीं ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, P is 10,000, I is 2,500, R is 12.5%, the number of year। देखो वापिस आओ, I कैसे आता है? P इंटू आई इंटू टी से। क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? टी कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले को टी का बना दो। टी होगा I डिवाइडेड बाय P इंटू आई। चलो अब कैलकुलेटर पे चलाओगे कैसे? जैसे बोल रहा हूं वैसे ही चलाना, वापिस जैसे बोल रहा हूं वैसे ही चलाना। सबसे पहले टाइप करो, फॉर्मूला क्या लिखा है? I डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय I, ये लिखा है ना। तो I कितना है हमारा? 2,500, तो ये 2,500 I ले लिया, डिवाइडेड बाय P कितना है? 8,500, सॉरी 6 क्वेश्चन है क्या? हाँ,
तो 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10,000 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय, फिर वापस डिवाइड का बटन दबाया और डिवाइडेड बाय 12.5, डिवाइडेड बाय 12.5%। जैसा बोला है, जैसा लिखा है, वैसा ही कैलकुलेटर पे टाइप होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 12.5%, रिजल्ट विल बी 2। बस जैसा लिखा है वैसा ही टाइप करना है कैलकुलेटर पे आपको। अदरवाइज अब आप इसको सॉल्व करते, नॉर्मली आप इसको सॉल्व करते तो क्या करते वो भी देखते हैं। नहीं, फॉर्मूला मैं बनाता ही नहीं हूं, फॉर्मूले तो मैं बने बनाए होते, मैं कैलकुलेटर की ट्रिक समझा सकता हूं आपको। देखो नॉर्मली आप क्या लिखते, आप इसको लिखते T इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने लिखा I डिवाइडेड बाय P इंटू आई। आप यहां I लिखते कितना, 2500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। अब आप इस 12.5% को परसेंट हटाते, इंटू 100 करते, और फिर आप इसको कैलकुलेटर पे इसी तरह से टाइप करने जाते। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे, फिर 2500 को उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते। इतना सारा काम सिर्फ कैलकुलेटर पे 2500 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ARSI विल बी, सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल और ए के बीच का डिफरेंस 1700 रुपीज हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी आपको पता ही है क्या करना है। यहां आर का मतलब यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, तो इफ यू वांट चेंज द फॉर्मूला यू कैन चेंज द फॉर्मूला, आई की जगह आप यूज कर सकते हैं आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टी निकालना है तो क्या करें, 1200, चलाओ चलाओ कैलकुलेटर साथ में चलाओ, 1200 डिवाइडेड बाय 1700, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी, पी इज 8500 डिवाइडेड बाय आर इज 12.5%, 1.6 ईयर्स। अब 1.6 ईयर्स का मतलब, 1.6 ईयर्स का मतलब, अब आप समझना इसको आंसर कैसे करोगे। 1.6 ईयर्स का मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो 19.2 मंथ्स आ जाएगा, लेकिन हमें ईयर में आंसर करना है। तो 1.6 ईयर का मतलब 1 ईयर तो पूरा, 0.6 ईयर, 0.6 ईयर को 0.6 इंटू 12, 0.6 इंटू 12, 7.2 month. It is 1 year 7.2 month. 1 year 7.2 month. और इसको और ज्यादा डिटेल में आंसर दे गया तो 7 मंथ 0.2 मंथ, 0.2 मंथ को कन्वर्ट करो 0.2 इंटू 30 तो 6 डेज। तो एग्जैक्ट आंसर है 1 ईयर 7 मंथ 6 डेज। लेकिन ऑप्शन में मेरे पास 1 ईयर 7 मंथ है तो मैं 1 ईयर 7 मंथ को क्लिक करूंगा। गलती नहीं करना, वापस समझ लो, अभी कैलकुलेशन में करके बताता हूं आपको। हमारा आंसर आया था 1.6 ईयर्स। आंसर 1.6 आया था, 1.6। आंसर हमेशा किस में आएगा, ईयर में। टाइम किस में लेते हैं हम, ईयर में। तो योर आंसर कम्स 1.6 ईयर्स। ईयर्स हो गया, या तो 1.6 ईयर्स ऑप्शन में है, फाइन, लेकिन ऑप्शन में 1.6 ईयर्स नहीं है, वहां ईयर और मंथ की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 ईयर 0.6 ईयर, और जो 0.6 ईयर है उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.2 मंथ्स। इससे भी ज्यादा डिटेल में यदि आंसर दे दिया जाए तो 7.2 मंथ को कन्वर्ट कर दो 7 मंथ प्लस 0.2 मंथ में। 0.2 मंथ को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा आपका 6 डेज। अब आप अपना कंप्लीट आंसर करोगे 1 ईयर 7 मंथ 6 डेज। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, इस चीज को, इस प्रोसीजर को लिख लीजिएगा ताकि कहीं भी जरूरत हो तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सके।
All good? Okay, fine. Move on next one. Question number 8. The sum required. Language बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. द सम रिक्वायर्ड, एक सेकेंड. द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 at 18% per annum. Simple interest is sum insured is SI stand for sum invested. कितना प्रिंसिपल अमाउंट है बताइए कि मंथली इंटरेस्ट चाहिए कितना 1200 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 18%. मंथली इंटरेस्ट को कन्वर्ट करो पहले ईयरली में, क्योंकि हम ईयरली रेट यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ईयरली लेंगे. तो आर आई विल बी 1200 इंटू 12, दैट इज 14,400. ये तो आई हो गया. आई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपके पास अवेलेबल है. टाइम 1 ईयर कर दिया था ना अभी हमने. टाइम हो गया 1 ईयर. और नहीं करना चाहते हो ऐसे, आप नहीं करना चाहते हो ऐसे इसको आई ईयर को कन्वर्ट करने का, तो सिंपली our formula is principal multiply by I multiply by T is equal to I. यहां पे आपको क्या मिसिंग है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया आपका I डिवाइडेड बाय I इंटू T. अब यहां I को R ही बना देते हैं. चलिए I डिवाइडेड बाय R इंटू T. I यानी इंटरेस्ट इज 1200, R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% और टाइम इज 1/12, 1 मंथ. 1 मंथ टाइम हमेशा ईयर में लेना होता है, तो 1 मंथ को ईयर में लिखोगे 1/12 और 1/12 लिखा तो 12 आ गया ऊपर. टाइम दे रखा ना. मंथली इंटरेस्ट लैंग्वेज से उठाना पड़ेगा. मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए, 1 मंथ का इंटरेस्ट है 1200 रुपी, तो टाइम हो गया 1 मंथ. तो अब इस 12 को ऊपर ले गए, अब हो गया 14,400 डिवाइडेड बाय 18%, 80,000 इज योर आंसर. लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का. मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूं. सिंपल से चलो, यहां मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपीज है, मुझे मंथली नहीं चाहिए, एनुअल चाहिए. तो मैंने एनुअल इंटरेस्ट निकाल लिया 14,400. अब आपको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल, दैट इज आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टी. टी 1 है, आई हो गया 14,400 डिवाइडेड बाय आर. आर इज 18% डिवाइडेड बाय टी. टी है 1, तो आंसर हो गया 80,000. डन. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. A sum of money amounted to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of interest बताना है. देखिए सॉल्यूशन समझिएगा. क्या बोला क्वेश्चन ने, a sum of money. नहीं कोई एक्सपेक्ट, इतना लंबा नहीं जाने यार, इतना मेहनत नहीं करना है हमें. क्यों मेहनत करना है, क्या बोला है, सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा 6,200 2 इयर्स में और 7,400 रुपीज हो जाएगा 3 ईयर में. यानी मुझे 1 साल के अंदर 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट मिला. 1 साल के अंदर मुझे 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट मिला. ये चीज समझ में आ रही है. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 इन 2 इयर्स और 7,400 इन 3 इयर्स. प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिसिंग है, दोनों कैलकुलेट करनी है.
कैसे? हाँ, 1 ईयर में 1200 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। 1 ईयर में 1200 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 2400। 6200 में से 2400 रुपीज माइनस कर दो, प्रिंसिपल आ गया 3800 रुपीज प्रिंसिपल आ गया। देखो सिंपल सा, 1 ईयर में मिला आपको 1200 रुपए का इंटरेस्ट, तो 2 ईयर में मिला आपको 2400। 62 माइनस 2400 रुपीज किया तो प्रिंसिपल आ गया 3800। ऑन द 3800 रुपीज इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज 1200 रुपीज। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1200 डिवाइडेड बाय 1300, 13800 सॉरी। और आगे कुछ जाना है क्या? मेरे को आगे कैलकुलेट ही नहीं करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो प्रिंसिपल दे रहा है 3800 का। दो ईयर का इंटरेस्ट मिल जाता, डिवाइडेड बाय 2, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। एक और एग्जांपल देखो, मैं इसमें क्रिएट करता हूं आपका कंफ्यूजन, और मतलब अभी अदरवाइज क्या होगा, एक्स मानेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, 2000, 2 ईयर में हो जाता है 14,000, ठीक है, और 5 ईयर्स में जो भी प्रिंसिपल है मेरा, वो 5 ईयर्स में हो जाता है 20,000। 2 ईयर में a sum of money will become 14,000 in 2 years, and the same sum of money will become 20,000 in 5 years. That means in 3 years we can earn interest of 6,000. So 3 year में यदि 6,000 का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर में 2,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,000। तो इस 14,000 में 2 ईयर का इंटरेस्ट यानी 4,000 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल विल बी, और 10,000 पे 2,000 रुपए इंटरेस्ट कमाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 20%। वर्बली सॉल्व होंगे आंसर में, एक्स की जरूरत नहीं है, वापस समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना, सेम विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां पे कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ और ट्रिक ट्राई करेंगे। अभी के लिए 2 ईयर का मैच्योरिटी वैल्यू मालूम है, 5 ईयर का मैच्योरिटी वैल्यू मालूम है। किसी भी सम ऑफ इन्वेस्टेड मनी पे सिंपल इंटरेस्ट से यदि हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया होता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इन दोनों ईयर के बीच में 3 ईयर का डिफरेंस है, तो इन दोनों मैच्योरिटी वैल्यू के बीच में भी इंटरेस्ट का ही तो डिफरेंस होगा। सो दैट मींस इंटरेस्ट अर्न बाय द इन्वेस्टर इन 3 ईयर विल बी 6,000, और 6,000 का इंटरेस्ट 3 साल में अर्न करते हो तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो गया? 2,000। 1 ईयर का इंटरेस्ट 2,000। अब आप चलिए कहीं से भी जाने का है, 2 ईयर में 14,000 मैच्योरिटी वैल्यू है, 1 ईयर का इंटरेस्ट 2,000 रुपी है, तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 4,000। 14,000 में से 4,000 का इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल कितना आया? 10,000। On that principal of 10,000, 1 year interest is the rate of interest. ठीक है? Okay. Next question. Question number 10. A sum of money double itself in 10 years. The number of year it will triple itself. A sum of money double itself in 10 years. अब देखो फिर ट्रिक देखो क्या बोल रहा है, एक अमाउंट अपने आप को डबल कर देता है कितने साल में? 10 years में डबल कर देता है। तो यदि आपने 100 रुपए जमा करवाए हैं तो 10 साल में वो 200 रुपए बन जाएंगे, यही होगा। 10 साल में 200 रुपए, यानी 10 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 100% इंटरेस्ट मिला, तभी तो डबल हुआ। 10 साल में 100% इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट है?
एक साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट है? एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। मिल गया आंसर सीधा। एक साल का इंटरेस्ट रेट है 10%। आपको क्या करना है सर? 100 रुपए को ट्रिपल करना है। 100 रुपए को ट्रिपल करना है, मतलब कितना इंटरेस्ट कमाना है? 10% एक साल में मिलता है तो 200% 20 साल में मिलेगा। 10% एवरी ईयर मिलता है तो 200% इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको कितने साल वेट करना है? 20 ईयर्स, यानी ट्रिपल हो जाएगी मनी हमारी 20 ईयर के अंदर। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए यार, कोई एक्स नहीं चाहिए। नहीं पर एक्स नहीं चाहिए यार, एक्स से बहुत दिमाग खराब होता है मेरा। टाइम वैल्यू मनी के चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि हम इसे लॉजिकली बहुत आराम से कर सकते हैं, लॉजिकली। ठीक है, I think you are comfortable in simple interest perfectly. 10 questions are there in our first exercise जो हमने कर लिए। Illustrations एक बार इसके जरूर देख लीजिएगा साथ में आप। Now इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, and that is compound interest। देखो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? Suppose initially I deposited 10,000 rupees at interest rate of 10% per annum, और साथ में एक इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगा कि that amount is invested। बैंक में गए हम, सपोज इन्वेस्टमेंट करवा डिपॉजिट करने, आप गए किसी एक बैंक में, व्हाटएवर जो भी आपको नाम अच्छा लगे उस बैंक का ले लो। सपोज आप आईसीआईसीआई में गए, आईसीआईसीआई ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 6% पर एनम। फिर आप एसबीआई में गए, एसबीआई ने बोला सर 5.75 पर एनम। कौन से बैंक में इन्वेस्ट करोगे? लग रहा है आईसीआईसीआई, भैया आईसीआईसीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रही है और बस हम आईसीआईसीआई में एफडी करवा के आ गए। लेकिन आपने एक लाइन आगे की नहीं सुनी जो उन्होंने बोली थी। यहां इन्होंने लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, और यहां इन्होंने लिखा था कंपाउंडेड मंथली। अब ये बात हमने नहीं सुनी क्योंकि हमें पता भी नहीं होता क्या है। हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आती है सर, यहाँ पे 6% का मिल रहा है, यहाँ पे 5.7 है, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है तो बेटर है आईसीआईसीआई ज्यादा दे रहा है, वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस कंपाउंडिंग फैक्टर से क्रिएट होता है। और कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है? जब आप आईसीआईसीआई में अपना 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, then after 1 year you will get interest of 6%, that is 600 rupees, and your maturity value will come at 10,600। सेकेंड ईयर आपको आपके 10,600 रुपीज पे 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। 10,600 मल्टीप्लाई बाय 6%, 636 रुपीज, और आपका मेच्योरिटी वैल्यू होगा 11,236 रुपीज। ये है कंपाउंडिंग फैक्टर का इंपैक्ट। यानी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, मैं यहां पे कंपाउंडेड मंथली ना करके आपकी सहूलियत के लिए क्वार्टरली ले लेता हूं। ठीक है, पहले केस में 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 6% एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो एनुअली मिलेगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब एनुअली मिलेगा, यूं समझ के चले। तो 10,000 1 ईयर, 6% इंटरेस्ट, 600 रुपीज, मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 10,600। on in second year you will get 6% interest, but that will be on 10,600। जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू थी, आपको उस मेच्योरिटी वैल्यू पे अगले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 6% एनुअल, ईयर 2। ये हो गया आपका मेच्योरिटी वैल्यू। इन थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 11,236 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सी रेट से? 6% पर एनम की रेट से।
तो आपका मेच्योरिटी वैल्यू वटेवर जो भी आता है वो हो जाएगा। कर लेते हैं 11,236 इंटू 6%, 236 इंटू 6%, 674 रुपीज, 11,910 रुपीज अप्रोक्स आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो जाए। ये है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग फैक्ट अगले केस में देखिए, जब एसबीआई में हम बात करने गए थे वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया था, 5.75%, लेकिन साथ में उन्होंने एक फैक्टर डाल दिया था कि हम आपको 5.75% पर एनम हर साल का 5.75% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्वार्टरली देंगे। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, साल में एक बार। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हम आपको साल में इंटरेस्ट कितनी बार देंगे, 4 बार, हर क्वार्टर में इंटरेस्ट देंगे। सर कितना इंटरेस्ट दोगे क्वार्टरली, सर 5.75% हमारा एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हम इस एक साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4 बार पेमेंट करेंगे, यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 5.75 डिवाइडेड बाय 4, हम हर बार आपको 1.4375% इंटरेस्ट देंगे। ये जो रेट पर एनम की थी उस रेट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्वार्टरली। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5.75। साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.7, एनुअली यही रहेगा। लेकिन पेमेंट मोड क्या है, पेमेंट मोड है क्वार्टरली। तो आपका ये जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको क्वार्टरली ब्रेक कर दिया जाएगा। कितनी बार पेमेंट करना है, 4 बार। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको हर बार 1.4375% क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, फर्स्ट ईयर 10,000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया, उस पे फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट QTR, फर्स्ट क्वार्टर, 10,000 रुपीज पे 1.4375%, 143.75 रुपीज, और आपका अमाउंट हो जाएगा दिस मच। फिर क्वार्टर टू में इस अमाउंट पे वापस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, इस अमाउंट पे वापस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 1.4375%, पूरा ही चलने दो, 145.82 रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, और मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 10,290 अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं। क्वार्टर थ्री में इस अमाउंट पे फिर ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.4375%, 148 रुपीज अप्रॉक्स। आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 10,438 रुपीज। क्वार्टर फोर में फिर इस अमाउंट पे आपको 1.4375% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 150 रुपीज, और आपका मेच्योरिटी हो जाएगा 10,588 रुपीज अप्रॉक्स। क्वार्टरली है, क्या डिफरेंस था, उसमें एनुअली कंपाउंडिंग था, यानी साल में एक बार मिलेगा, यहां पे क्वार्टरली कंपाउंड था। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके 4 पार्ट हो जाएंगे, और हर क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हाथ में नहीं आएगा, आपके प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ज्यादा होगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला था 600 रुपीज का, और यहां पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 588 रुपीज का।
₹588 का इंटरेस्ट का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है वो 5.88% बनती है ना। 10,000 रुपीज पे 588 रुपीज का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5.88% ही बनेगा। लेकिन रेट ऑफर क्या की गई थी आपको 5 लेकिन इफेक्टिवली रेट मिली क्या ज्यादा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर ज्यादा है। तो कंपाउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि जितना ज्यादा कंपाउंडिंग फैक्टर आपको मिलता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। बिल्कुल क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। यदि ये मंथली कंपाउंडिंग होता तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.88 की जगह 6% के आसपास पहुंच जाती, तब हमारे लिए बेटर लोअर रेट हो जाती। तो कंपाउंडिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कंपाउंडिंग के अंदर क्या दो तीन चीज मेन हमें ध्यान रखनी है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, लेकिन उसका कंपाउंडिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग टाइमिंग क्या है। कंपाउंड टाइमिंग आपके पास एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो वो कंपाउंडिंग फैक्टर आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? चलिए अब इसमें कुछ डेटाज फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर ट्रिक पे चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या चाहिए? P known to everyone, प्रिंसिपल। I, यहां इंटरेस्ट कैसे निकलता है? यहां इंटरेस्ट कैसे निकलता है? यहां इंटरेस्ट कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, बेकार तो है मुझे मालूम है, लेकिन जो है वो है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख ही लो आप, लेकिन ऐसे नहीं लिखवाना यार, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे तो। अरे फाइल शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n-1, ऐसा आपकी बुक में लिखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हमारा फॉर्मूला होगा P प्लस 1 प्लस आई अपॉन m की पावर n इंटू m -1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये लग रहा है कॉम्प्लिकेट हो गया है, मैं अभी बता रहा हूं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई n को भी n नहीं रखना है तो t कर दो आप, ये लो t इंटू m कर दो, और आसान। और i से भी कंफ्यूजन है तो r कर लेना, वो आपकी इशू है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, मैं आपको इजी कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन सॉल्यूशन में इजी होगा। और मेच्योरिटी वैल्यू, यदि आप आई निकाल के जा रहे हैं तो मेच्योरिटी वैल्यू ऐसे आएगी, और यदि आई निकाल के नहीं जा रहे तो योर मेच्योरिटी वैल्यू इज P1 प्लस, ये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है। तो बेसिकली जो इजी काम है हम वो इजी काम करेंगे। हम पहले मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे और प्रिंसिपल और मेच्योरिटी वैल्यू के डिफरेंस से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज में जो नया डेवलपमेंट मैंने डाला वो आप समझ लेते हैं कि वो क्या चेंज किया है। इसको हटा देता हूं, ये आई है ना। अब इसमें मैंने जो ये आपको आई का मतलब तो वही था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कौन सी? पर एनम। I stand for rate of interest per annum, T stand for time in years। लेकिन यहां एक नया है इम्पैक्ट और वो है कंपाउंडिंग फैक्टर। तो M इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड in a year. M is number of compounding period in a year.
यहां m का मतलब है एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो ईयरली 1, हाफ ईयरली 2, क्वार्टरली 4 और मंथली है तो 12। एम ये एम आपको यूज लेने हैं। ईयरली कंपाउंडिंग M1 है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब M2 है, क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब M4 है और मंथली कंपाउंड का मतलब M12 है। ठीक है, इज इट ओके? बात समझ में आ गया? चलिए अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उसका फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन देखते हैं। हमने बोला था प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर m। आई कितना था? 5.75, तो 0.0575 डिवाइडेड बाय m। m कितना है? क्वार्टरली कंपाउंडिंग था तो डिवाइडेड बाय 4। टाइम कितना था? कुछ भी ले लो, 2 साल ले लेते हैं, तो टाइम हो गया 2 ईयर। लेकिन 2 ईयर में कितनी बार कंपाउंड होगा? 8। हर साल 4 बार कंपाउंड हो रहा है, तो 2 ईयर में तो आपको वो याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने यहां पे किया मल्टीप्लाई बाय m। तो m 4 है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। %5.75 है ना, परसेंट को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे कैलकुलेटर पे? तो उसका शॉर्टकट लिख तो दिया हमने ऐसा, अब कैलकुलेट करना कैसे? तो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर उठाएं, दिमाग ना लगाएं, दिमाग ना लगाएं। हमारे पास रेट क्या थी? 5.75%। वहीं से लिखने का तरीका ये था, आप कैलकुलेट लिखें 5.75 डिवाइडेड बाय 4, ये ना। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। अंदर वाली कैलकुलेशन आ गई पूरी। इसकी पावर कितनी है? 8। तो क्या करेंगे? इनटू इक्वल, इनटू इक्वल, और जैसे ही इक्वल दबाएंगे आप उसे 2 काउंट करेंगे। जैसे ही इक्वल दबाएंगे आप उसे क्या काउंट करेंगे? 2। फिर इक्वल दबाते चलिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.12 whatever is there multiply by 10,000, 11,209.5 is your maturity value। वापस समझ लीजिएगा, पावर सॉल्व करने का तरीका, या तो हमने ये वैल्यूज लिख लिए मान लीजिए एक बार। अब 0.0575 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये तो अंदर का सॉल्व हो गया। अब पावर 8, तो पावर 8 को सॉल्व करने के लिए इनटू इक्वल, और जैसे इक्वल दबाते हमने क्या काउंट किया? 2 पावर हो गई, फिर 3 पावर, 4, 5, 6, 7, 8, और अब जो वैल्यू है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई, 11,209, ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो गया। तो हो गया, तो फिर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। चेक करते हैं, शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, फॉर्मूले 2 हैं, याद रखना ये वाले। एक्सरसाइज 4B, choose the most appropriate option if P is equal to 1000, R 5%, N 4, and any number of years,
व्हाट इज अमाउंट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट? 4 एन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ही दे रखा है इन्होंने, तो एन डायरेक्ट दे रखा है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, हम तो सीधा सीधा एन को पावर में रख देंगे, मालूम ही नहीं है कंपाउंडिंग क्या है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की बाय n और T इंटू एम। T इंटू एम का मतलब n, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, m कुछ है ही नहीं, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ये हो गया 1 प्लस 5% मल्टीप्लाई बाय 1000 पावर 4। ऐसे टाइप करो जैसे लिखा है वैसा ही कैलकुलेटर पे टाइप करो। 1 प्लस 5% इंटू इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1215, 1215.50, ऑप्शन ए। जैसा लिखते हो वैल्यू फॉर्मूले में रख दो और जैसा लिखते हो वैसा ही कैलकुलेटर पे टाइप करो। हमने लिखा अंदर ब्रैकेट में बॉड मास, तो पता है ना, बॉड मास में पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे 1 प्लस 5%, कैलकुलेटर पे भी वही टाइप करना है 1 प्लस 5%, फिर पावर, पावर है 4 तो इनटू इक्वल, इक्वल दबाते क्या काउंट करना है 2, फिर 3 4 और जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया। चलिए एक और देखते हैं। 100 will become after 20 year at 5% per annum compounded interest of, 20 साल बाद 5% क्या बन जाए, 5% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट से 100 रुपए कितने बन जाएंगे? तो यहां पे ऊपर क्या आएगा, पावर में 20 और प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज। 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5%, पावर कितनी है? तो क्या करें, इनटू इक्वल में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, 265.32। इंटरेस्ट पूछा है तो माइनस प्रिंसिपल 100 रुपए कर दें तो इंटरेस्ट आएगा 165.32। नहीं आया? नहीं आया? दिखाओ कैलकुलेटर। मैं बताऊंगा उसका बाद में बात करूंगा। उस जीटी के फंक्शन की बात आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में होगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आ गया? सभी का आ गया? पावर सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate 3% per annum payable half yearly is, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इफेक्टिव, यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे, इतने आराम से, इतनी जल्दबाजी? चलो इस कॉन्सेप्ट को कल देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी पहले जो किया है उसके बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन कैसे निकालें? अरे नहीं यार, मैं फिर कह रहा हूं ना, हर चीज के लिए फॉर्मूले पे क्यों जाना है? ये तो मालूम है कि ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इसलिए दिमाग वहीं चल रहा है। यदि सिंपली ये क्वेश्चन आपके पास आता 20% WDV की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे लगानी है? 1 लाख रुपए पे, और मेच्योरिटी स्क्रैप क्या बच रही है, कितने साल लगे? उठाओ कैलकुलेटर, 1 लाख टाइप करो, माइनस 20% दबाओ, कर दिया, फिर माइनस 20% करो, नहीं जो बोल रहा हूं वो करो, फिर माइनस 20% करो, तब तक माइनस 20% करो जब तक 30,000 नहीं आ जाता।
3 बार हो गया, -20%, -20%, -20%। 4 साल के बाद और 5 साल के बीच में, और 4 और 5 साल के बीच में ऑप्शन क्या है? कितने साल बाद? 4 साल बाद 32,000, 5वीं बार करोगे तो 27,000, 28,000। यानी आंसर है आपका 4 और 5 साल के बीच में, यानी आंसर है 4 और 5 साल के बीच में। हो गया? आप ही चेक कर लेते हैं, आपने बोला है 4 बार, मैं चेक लेता हूँ। 1 लाख -20% एक बार, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। गलत आंसर है बेटा। 5 साल बाद आ रहा है 32,000 -20%। 6 साल बाद आ रहा है 26,000, यानी 5 और 6 साल के बीच में 5.4 आंसर होगा। 5 और 6 साल के बीच में आंसर। ये शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A is equal to 1000, N is 2 year, R is 6% per annum, compounded interest payable half yearly, then principal will be। देखो A का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने जी? A का फॉर्मूला हमने लिखा था P1 प्लस I की पावर I बाय M T इंटू M, ये लिखा था। A मालूम है, P निकालना है, तो A के नीचे सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, वो बाद में करेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। हमें P निकालना है, तो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर N ना। R होता है I बाय M और N होता है T इंटू M। चलिए बताइए, सबसे पहले 1 प्लस रेट क्या है? 6%। कंपाउंडिंग कितनी बार? लिख लेते हैं फैक्ट्स, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिख के करेंगे क्वेश्चन को। A, व्हाट इज A? 1000। ये क्या हो गया, इसका साइज क्यों बड़ा हो गया? ठीक है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, समझना भी आराम से। और टाइम पीरियड कितने साल का दिया है? 2 इयर्स। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग है 2, हाफ ईयरली मतलब 2, तो I हो जाएगा 6/2 3%, और N हो जाएगा 2 इंटू 2 4। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं, 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3% की पावर 4। बोलो कोई डाउट? आराम से देखो, कोई डाउट? सही है? पक्का है ना? अरे हाँ तो बोलो फिर। हाँ, अब चलाओ कैलकुलेटर। कैसे चलाओगे? मैं नया बताता हूं कुछ, मैं कुछ नया बता देता हूं, इतनी मेहनत भी क्यों करनी है। 1
कैलकुलेटर पे चलाना जैसे बोल रहा हूं, 1 + 3%, ये अंदर का सॉल्व हो गया। पावर 4 का मतलब इनटू इक्वल 2 3 4 बार, रिजल्ट आ गया सामने, डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइडेड बाय 1000, इक्वल दबा दो। लेकिन ये तो गलत है, उल्टा डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वल, वापस डिवाइड इक्वल कर दो, फिर डिवाइड इक्वल कर दो। हमने जब उल्टा डिवाइड कर दिया तो रेसिप्रोकल करना है ना, और रेसिप्रोकल का तरीका होता है डिवाइड इक्वल। तो कैलकुलेटर पे वापस डिवाइड इक्वल दबा दिया, हो गया रेसिप्रोकल, आंसर आ गया। क्यों लिखूं मैं एक भी चीज हाथ से पेन से, और क्यों डालूं मेमोरी के अंदर? मेमोरी में क्यों डालेंगे इसको? डिवाइड इक्वल दबा, उल्टा डिवाइड हो रहा है, कर दो उल्टा डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा करने के लिए डिवाइड इक्वल कर देना। ट्रिपल 8.49, फाइन, 888.49 इज प्रिंसिपल अमाउंट। सो अभी तक हमने बहुत कुछ कर लिया, अच्छा सा देख लिया है। आप लोगों का काम ये है कि यहां तक कंपाउंड इंटरेस्ट तक, सिंपल इंटरेस्ट के सारे इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइज वापस करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी किया है वहां तक इलस्ट्रेशंस करके रखेंगे हम इन क्वेश्चंस में। बचे कितने हैं हमारे पास? कर लें क्या? चलो आप एक बार ट्राई करोगे, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे इस एक्सरसाइज को कल की क्लास में, सब कंपाउंड के। आप लोग ट्राई करें और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर फर्दर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे। टिल देन बाय, सी यू।